नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आरएस मींस 2025 की वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिकली, मैं आपको समझाऊंगा इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो, नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसी की लाइंस पर ही वर्ल्ड वॉर सेकंड के इम्पैक्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आज जो हम बात करेंगे 1945 के बाद, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1945 में, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, उसके बाद वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड का, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, वर्ल्ड वेब मैप में क्या चेंजेस आए, किस तरह से ये पोर्शन है, ये पूरा यूरोप का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, वो सारी चीज़ें पोस्ट 1945 की हम पोस्ट 1945 की हम बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो भी इम्पैक्ट वर्ल्ड वर्ल्ड पे या यूरोप पे, यूएसएसआर या कॉलोनीज ऑफ यूरोप पे देखने को मिले, सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट थी। सबसे पहली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट थी वर्ल्ड वॉर वन। ऐसा माना जाता था कि अब शायद 50-60 सालों तक ऐसी कोई अभी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पर नहीं होगी। लेकिन चंद 20 सालों बाद ही 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, जर्मनी ने अटैक किया किस पर, पोलैंड पर। अब ये जो बात है, ये जो सारा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 सितंबर 1939 को युद्ध शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू होती है, जर्मनी जो है वो पोलैंड पर अटैक करती है। ये बातें अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए मैं आपको एक बेस समझाना, एक फाउंडेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग की डेट क्या हुई या कैसे स्टार्ट हुई, ये क्वेश्चन नहीं होगा। जो आपके पास मेंस में जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो जिसको 15 वर्ड्स में लिखना हो, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 10 नंबर का क्वेश्चन हो 100 वर्ड्स में लिखना हो, आपसे सिर्फ आरपीएससी ये पूछेगी कि इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर क्या हुआ। या तो आपसे 5 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन पूछ ली जाएगी, जैसे पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, सोशल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, या फिर मिलिट्री इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। और अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधे सीधे पूरी चीजें पूछी जाएगी कि आप मल्टी डायमेंशनल वे में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, इन सब तरीके से किस तरह से जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड का क्या इम्पैक्ट रहा इन सारे डायमेंशन पर। इसके अलावा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया इसी पर्टिकुलर टॉपिक से, वो ये पूछा गया कि वर्ल्ड वॉर वन या सेकंड के बाद, दोनों ही वर्ल्ड वॉर के बाद, किस तरह विमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन द इंडस्ट्रीज वो कैसे इंक्रीज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और वो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा। आज का ये लेक्चर इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आरपीएससी आपसे पूछे और आपको ना आए। हर चीज जो भी आरपीएससी आपसे पूछना चाहेगा वो हर चीज हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो बात करते हैं 1 सितंबर 1939 की। क्या होता है, जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पर, और मात्र 2 दिन के बाद 3 सितंबर 1939 को, क्या अभी तक क्या हो रहा है, 2 दिन क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, लेकिन अब 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों भी अटैक कर देते हैं किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, पोलैंड की तरफ से। ठीक है, और अब जो युद्ध शुरू हो रहा है उस युद्ध के बाद क्या होगा, प्रोफाउंड और लास्टिंग इंपैक्ट होंगे वर्ल्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप में, इकोनॉमिक डायमेंशन में, सोशल डायमेंशन में और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में महत्वता समझ में आएगी, न्यूक्लियर वेपन्स की महत्वता समझ में आएगी, एयरफोर्स किसी भी कंट्री की एयरफोर्स में कितनी पावर होती है, किस तरह से एयरफोर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी युद्ध को जीतने और हरवाने के लिए। ठीक है, नेवल शिप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी में यहाँ पर हम देखेंगे। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन में आपको इन डेप्थ समझाऊंगा। देन इस वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, मिलियंस ऑफ डेथ हुई। अगर बात की जाए मोटी मोटी तो 50 से 60 मिलियन लोग जो है उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई। इसके साथ ही ना सिर्फ मृत्यु हुई, ना सिर्फ जान की हानि हुई, बल्कि माल की भी हानि हुई, जान माल दोनों की हानि हुई। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, रोड, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, ये सारी चीज जो है इनको बेसिकली यूरोप में इसका डिस्ट्रक्शन हुआ, और जिसकी वजह से मार्शल प्लान और इकोनॉमिक हेल्प जो है वो यूएस और यूएसएसआर की तरफ से आगे आने वाले लेक्चर के पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से यूएस ने हेल्प की, लोन दिया बेसिकली, और यूएसएसआर ने लोन दिया यूरोप को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस रिबिल्ड करने के लिए। इसके अलावा राइज ऑफ न्यू सुपर पावर्स, भाई जो लोन देगा वही तो सुपर पावर बनेगा। अभी तक क्या था, प्री वर्ल्ड वॉर वन के टाइम तक सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड था। ठीक है,
यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक लीडिंग पावर थी एंड दैट इज यूरोप। बेसिक जनरली हम यूरोप बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो वो ग्रेट ब्रिटेन था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सनराइज और सनसेट नहीं होता। देयर इज नो सनसेट इन ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि जितनी भी कॉलोनीज हैं वहां कहीं ना कहीं सूरज जो है वो आसमान में दिखता रहता था, इतना बड़ा था ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम। प्री वर्ल्ड वॉर वन 1914 से पहले, 1919 से पहले क्या होता था, यूनिपोलर वर्ल्ड था, ब्रिटिश एम्पायर ही राज करता था पूरी दुनिया पर। ठीक है, पूरी दुनिया पर मतलब एक लीडिंग पोजीशन में था। उसके बाद 1919 के बाद ये लीडिंग पोजीशन जो है वो शिफ्ट हुई यूएस की तरफ, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर वन का जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ और ग्रेट ब्रिटेन को इसमें बहुत हानि हुई। इकोनॉमिक डायमेंशंस में आप देख लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन के मामले में देख लो, हर चीज में यूरोप जो था वो ग्राउंड जीरो था वर्ल्ड वॉर वन का, इसलिए वहां ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूरोप और नुकसान में गया, और यहाँ पर दो पावर्स जो है वो सामने आई। एक यूएसए और ज्यादा मजबूत हुई, और दूसरी यूएसएसआर। इसलिए इन दोनों को अब लीडिंग पोजीशंस ना कहते हुए, वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर ना रहते हुए अब बायपोलर हो गया था। अब दो सुपर पावर्स आपके सामने थी, एक यूएसए और दूसरी यूएसएसआर। ये है पोस्ट 1945 एरा। ठीक है, अब जब भी दो सुपर पावर्स रहेंगी वर्ल्ड में तो क्या होगा, वॉर होगी, और यहाँ पर लेकिन वॉर ना होके कोल्ड वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हुई यूएसए एंड यूएसएसआर के बाद के बीच, जो आगे आने वाले 50-60 सालों तक आपको आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर न्यूक्लियर रेस या फिर मिलिट्री रेस, हर चीज में इन दो, ये जो दो देश थे, ये हमेशा आमने सामने शीत युद्ध की सी स्थिति इनके बीच में चलती रही, जो आगे मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। ये मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से पोस्ट 1945 एरा क्या था। दो सुपर पावर्स बनी, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई, 50-60 मिलियन लोग यहाँ पर जान माल की हानि हुई। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, राइज ऑफ न्यू सुपर पावर्स, कौन कौन सी, यूएसए एंड यूएसएसआर। इसके अलावा फंडामेंटली ऑल्टरिंग द ग्लोबल ऑर्डर, जो ग्लोबल ऑर्डर था वो पूरी तरीके से अब बदल चुका था। Then, अब बात करते हैं, ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको पूरे लेक्चर का दे दिया। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पॉलिटिकल डायमेंशंस की। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद 1945 के बाद पॉलिटिकली वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर होती है पॉलिटिकल डायमेंशंस में हम बात करें तो ये होता है कि वर्ल्ड मैप में जितनी भी कंट्रीज हैं, पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड जो है वो चेंज होता है, वो रिड्रॉन होता है। कैसे चेंज होता है, देखो, अगर जनरली बात करें तो टेरिटोरियल चेंजेस आते हैं, और काफी सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल चेंजेस आते हैं। कौन कौन से देशों में, जर्मनी, इटली और जापान। ये तीनों देश जो हैं ये अपने अपने देश की जो लैंड थी, जो भी इनके टेरिटरी थी, उनको गवा देते हैं। ये यहाँ से ये हट गया, ठीक है, ये यहाँ से ये पोर्शन हट गया। इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर इन तीन देशों के साथ होती है, जर्मनी, इटली और जापान स्पेसिफिकली। ठीक है, इसके अलावा सोवियत यूनियन जो होता है वो ईस्टर्न यूरोप के कुछ पार्ट को गेन कर लेता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा धीरे धीरे आगे, जब हम अलग अलग स्लाइड्स नेक्स्ट स्लाइड्स पे चले तो आप देखेंगे कि जैसे ये यूरोप था मान लीजिए, तो यूरोप को भी दो टुकड़ों में बांट दिया गया। ठीक है, एक तो था प्रो यूएस, यहाँ पे मार्शल प्लान लागू किया गया, जो लोन्स वगैरह दिए गए वो मार्शल प्लान के तहत दिए गए, जॉर्ज मार्शल, वो हम आगे इकोनॉमिक डायमेंशन बात करेंगे। और जो वेस्टर्न यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप जो था उसको यूएस, प्रो यूएस रहा वो, और जो ईस्टर्न यूरोप था वो प्रो सोवियत रहा। ठीक है, जिसमें सोवियत प्लान लागू किया गया वहां पे रशिया से बन गई, और उसके साथ ही जो ईस्टर्न यूरोप का कुछ पार्ट है वो भी सोवियत यूनियन में सम्मिलित कर लिया गया। इस तरह से सोवियत यूनियन को फायदा हुआ, और इटली, जापान और जर्मनी को लैंड थोड़ी सी गंवानी पड़ी। इसके अलावा पोलैंड जो है, एक मेजर पॉइंट ये था कि पोलैंड के पास वापस अपनी टेरिटरी उसने गेन की। ठीक है, जर्मनी जो है, जर्मनी को किस तरह से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ये पूरी ही इसका मतलब ये आइडियोलॉजिकली डिवीजन नहीं था, ये टेरिटोरियल डिवीजन था जर्मनी का, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1945 के बाद बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज जितनी भी थी, जो भी वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित थी, वो सारी कंट्रीज को की टेरिटरीज में एक वास्ट चेंजेस देखने को मिले, चाहे टेरिटरी लूज की उन्होंने, चाहे टेरिटरी गेन की उन्होंने। ये एक मेजर पॉइंट था
पॉलिटिकल इम्पैक्ट था वर्ल्ड पर, पूरे वर्ल्ड पर, वर्ल्ड वॉर सेकंड का। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइज ऑफ सुपर पावर्स। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। जब 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, इससे पहले जो लीडिंग पोजीशन में था वर्ल्ड में वो कौन था? ब्रिटेन। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता ब्रिटिश एम्पायर में, क्यों? क्योंकि कॉलोनीज इतनी ज्यादा है कि वो कहीं ना कहीं सूरज वहां पर रहता ही है। 1919 के बाद ये पोजीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो स्टेज था, मतलब जहां पर वर्ल्ड वॉर वन लड़ी गई, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ, वो यूरोप था। और यूरोप में बेसिकली बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस को ये सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और फायदा इस पूरी चीज में उठाया गया यूएस के द्वारा। और अब जो लीडिंग पोजीशन में था 1919 के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन जो स्टेट सामने आया, जो देश सामने आया एज अ लीडिंग पोजीशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो था यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद क्या हुआ? 1939, 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू होता है। 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकंड चलता है। और अभी भी जो ग्राउंड जीरो था, जो था जहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ी गई, वो भी क्या था? यूरोप था। ब्रिटेन और फ्रांस को यहाँ पर नुकसान हुआ। ठीक है, तो अब क्या होता है 1945 के बाद, दो जो हैं वो महाशक्तियां सामने आती हैं। भाई अगर एक पोजीशन में है, आप यहाँ नोटिस करेंगे सुपर पावर्स आ रही है। पावर्स मतलब एक से ज्यादा। तो यहाँ पर दो थी, कौन कौन सी थी? पहली आती है यूएस, ठीक है, जो पहले से ही स्ट्रांग था। और दूसरा यहाँ पर आता है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जिसे हम आज के टाइम पर रशिया कहते हैं। ठीक है, तो 1945 पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये चीज सिचुएशन सामने आई। यूएस और सोवियत यूनियन जो है वो दो सुपर पावर जो है ग्लोबल पावर्स के रूप में सामने आई। और इन्होंने जो ट्रेडिशनल पावर्स थी, ट्रेडिशनल पावर यूरोप की कौन सी? ब्रिटेन और फ्रांस, उनको हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। अब जो है, अब जो सिचुएशन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड जो सिचुएशन सामने आ रही है, वो आ रही है कि यूएस जो है वो एक सुपर पावर है, और सोवियत यूनियन जो है वो एक सुपर पावर है। तो इस तरह से यहाँ पे राइज ऑफ सुपर पावर्स हुआ। ये डबल तरह से यहाँ पर गेम हुआ। पहला गेम ये हुआ कि जो ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह थे, इनमें लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ लाइव्स वगैरह और वो सारी चीजें थी। ये अपनी कॉलोनीज को मैनेज नहीं कर पाए, ये भी एक प्राथमिक कारण था इनके डाउनफॉल का। ठीक है, ये तो इधर डाउन हो रहे हैं, और ये ऊपर कैसे गए? यूएस का मार्शल प्लान जो था, ठीक है, उसकी वजह से यूएस ने जो वेस्टर्न यूरोप है वहां पर लोन्स वगैरह दिए, और वो मार्शल प्लान के तहत सारी चीजें। सोवियत यूनियन का जो सोवियत प्लान था, जहां पर ईस्टर्न यूरोप को हेल्प की गई, उस इन ये एक प्राइमरी कारण था यहाँ पर इनके सुपर पावर की तरह राइज होने का। इसके अलावा यूएस ने अपना न्यूक्लियर पावर जो है वो शो कर दिया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब डालकर। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरी, ये एक इकोनॉमिक पावर की तरह उभरी। और इन दोनों को अब भविष्य में आगे 50 साल तक, 50-60 साल तक, और अभी तक भी आप देखेंगे कि यूएस और यूएस सोवियत यूनियन जो है, जो अभी रशिया हो गया, वो एक सुपर पावर की तरह ही काम कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स and the Soviet Union emerged as the dominant global powers, replacing traditional European empires like Britain और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस क्यों इनका डाउनफॉल हुआ, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब जब देश पूरे वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स काम कर रही हैं, तो इनके बीच में एक शीत युद्ध की सी स्थिति भी बनने लगी। कोल्ड वॉर इमरजेंस यहाँ पर शुरू हुआ। एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल दुश्मनी जो है वो इन दोनों के बीच में शुरू हुई, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो स्पेस रेस हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो न्यूक्लियर रेस हो। इन दोनों, इन सारी ही डायमेंशंस में, इकोनॉमिक डायमेंशंस की बात की जाए, इन सारी ही डायमेंशंस में एक शीत युद्ध की सी स्थिति जो है वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में बन गई, जो आज भी थोड़ी फेड हुई है। लेकिन 50 साल तक, 1945 के बाद से 50 साल तक आप ये देखेंगे कि शीत युद्ध जो है ये चलता रहा। द आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन, नोन एज द कोल्ड वॉर, शेप्ड इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर डिकेड्स। और इस तरह से पूरा वर्ल्ड भी जो है आप देखेंगे कि एक तरह से अलाइन होने लगा। कुछ देश जो है वो यूएस के साथ रहे, कुछ देश जो है वो यूएसएसआर के साथ। प्रो यूएस और प्रो यूएसएसआर आपको देखने को मिलेगा। आप 1950s, 1955, 1960 की जो इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे, उसमें आपको समझ आएगा कि कुछ देश जो हैं वो सीधे सीधे यूएस के साथ पॉजिटिव रिलेशंस बनाकर हैं, और यूएसएसआर को पूरी तरीके से नकार रखा है। जबकि कुछ देश जो हैं वो यूएसएसआर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, और यूएस को जो है वहां पर नकार नकार रखा है पूरी तरीके से। लेकिन इस बीच, इस पूरे सिनेरियो के बीच में भी एक मूवमेंट जो है वो शुरू होता है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस में। ये है नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट।
कुछ देश संगठित होते हैं और जिसमें इंडिया भी शामिल था, ठीक है। वो कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं और उन प्रिंसिपल्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि ये जो देश हैं ये किसी भी तरह कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से किसी पर्टिकुलर सुपर पावर के साथ अलाइन नहीं होंगे, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट ये शुरू हुआ 1950 एंड तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें सामने आ रही हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। पहली चीज तो हुई कि पॉलिटिकल नक्शा जो है वो पूरा वर्ल्ड का चेंज हुआ, ठीक है। बेसिकली यूरोप में सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। इसके अलावा यूरोप के बाहर की बात करते हैं तो सोवियत यूनियन और जापान के भी टेरिटोरियल चेंजेस वहां पर देखने को मिले। उसके अलावा सुपर पावर्स का राइज हुआ, जो ट्रेडिशनल पावर्स थी, यूरोपियन एम्पायर्स थे, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो फ्रांस हो, वहां पर उनको रिप्लेस किया गया। क्यों? क्योंकि वो डाउनफॉल में थे, कॉलोनीज से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कॉलोनीज में फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर सेकंड में इनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। कोल्ड वॉर एमरजेंस हुआ जब दो सुपर पावर निकल के आई, यूएस और यूएसएसआर, और उनके बीच में अगले 50 साल तक आप देखेंगे कि एक शीत युद्ध की सी स्थिति बनी रही। वो दोनों एक कंपटीशन में आ गए कि कौन सबसे पहले चांद पर पहुंचेगा, कौन सबसे पहले स्पेस में पहुंचेगा, कौन सबसे पहले न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह अपने पास न्यूक्लियर पावर बनेगा। और इस तरह से सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। ये कुछ पॉलिटिकल इंपैक्ट्स। आगे चलते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, मैंने इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन में आपको बताया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशंस, जो पूरी तरीके से फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्यूचर में होने वाले ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करे, आगे कोई भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दे। लेकिन आप देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस के बनने के बामुश्किल 20 साल से पहले पहले ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाती है, अनदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। और वो इंटेंसिटी में, डिस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन हो चाहे जान माल की हानि हो, उन सब में बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली बड़ा था वर्ल्ड वॉर वन से, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लीग ऑफ नेशंस का, ये यहाँ पर पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाता है। लीग ऑफ नेशंस कारगर नहीं साबित होता, और इस वजह से, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। और उसी सोच के साथ, जिस सोच के साथ लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था, लेकिन ड्यू टू ऑपरेशनल इन एफिशिएंसी या फिर और तमाम कोई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन लीग ऑफ नेशंस तो अपने ऑपरेशंस अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। लेकिन एक आइडियोलॉजी जो थी लीग ऑफ नेशंस कि किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, उसको होने नहीं देना, वो उसी आइडियोलॉजी के साथ यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में ये चीजें शुरू होती हैं। यूनाइटेड नेशंस के एस्टेब्लिशमेंट की बात शुरू होती है, एस्टैब्लिश होता है बेसिकली 24 अक्टूबर 1945 को, और इसे यूनाइटेड नेशंस डे ही मनाया जाता है इस दिन। इन रेस्पॉन्स टू द वार्स डिवास्टेशन एंड द लीग ऑफ नेशंस फेलियर, दो ऑब्जेक्टिव थे यूनाइटेड नेशंस के एस्टैब्लिशमेंट। पहला तो ये था लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल कर गया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस का जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत अच्छा था, और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया। उसके अलावा वॉर जो है उसमें जो भी डिवास्टेशन हुआ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो चाहे वो ह्यूमन लॉस हो, उन सारी चीजों को उन सारी चीजों के रेस्पॉन्स में क्या बनाया गया? यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने आगे आने वाले सालों में आप देखेंगे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन को फॉस्टर किया, और इसके साथ ही फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को भी रोकने की कोशिश की, प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कोई भी एक बड़ी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट या वर्ल्ड वॉर थर्ड की स्थिति तक भी उत्पन्न नहीं होने दी यूनाइटेड नेशंस ने। तो यूनाइटेड नेशंस का आइडियोलॉजी भी अच्छी थी, हालांकि लीग ऑफ नेशंस की भी थी, लेकिन जो एग्जीक्यूशन था वो लीग ऑफ नेशंस का थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया। लेकिन यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर अच्छा काम किया, ठीक है, और अभी तक भी। के अलावा जो नेक्स्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट में देखने को मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी वर्ल्ड इवेंट का या इंटरनेशनल इवेंट का सबसे अच्छा, सबसे पॉजिटिव और सबसे बड़ा इम्पैक्ट था डीकोलोनाइजेशन। जितनी भी कॉलोनीज थी, चाहे वो ब्रिटेन की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, या किसी और देश की हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में हो, ठीक है, आप देखेंगे कि एक लहर सी दौड़ पड़ी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, तो भाई जब एम्पायर्स ही नहीं रहेंगे तो कंट्रोल किसको करेंगे आप? कंट्रोल कैसे करेंगे? ये खुद ही अपना देश चलाने, वही बहुत बड़ी बात थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो कॉलोनीज को संभालना तो एक बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई थी। इस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो हर
कॉलोनी में स्टार्ट हुए, जैसे कि इंडिया में भी क्विट इंडिया मूवमेंट उस टाइम चल रहा था, ठीक है, और छोटे छोटे रिवॉल्ट्स वगैरह आप देखेंगे कि सारी चीजें हो रही थी धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि इन सारी कॉलोनीज ने धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू किया। ये बात शुरू होती है इजिप्ट से, सबसे पहले पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड सबसे पहली जो कंट्री थी जो फ्रीडम जिसने अटेन किया वो थी इजिप्ट, ठीक है। वर्ल्ड द वॉर वीकेंड यूरोपियन एम्पायर्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो वीक हो चुके थे, और वो इतने वीक थे कि वो अपने देश को ही चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। जो लोन्स वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो वो कॉलोनीज को कैसे चलाते, और इसकी वजह से क्या हुआ, लीडिंग टू द ग्रेजुअल डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया एज नेशनलिस्ट मूवमेंट्स गेन मोमेंटम। ये तो कमजोर हुए ही, साथ में इन देशों में जो कॉलोनीज थी इन एम्पायर्स की, उनमें भी नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवाद आंदोलन जो हैं वो बहुत ज्यादा चले, उन्होंने मोमेंटम गेन किया, जिस वजह से क्या हुआ, ये सब इंडिपेंडेंट होना शुरू हुए, डीकोलोनाइज होना शुरू हुए। जो एम्पायर्स की कॉलोनीज थी वो अब डीकोलोनाइज हो गई, उनको इंडिपेंडेंस मिल गया, वो डेमोक्रेटिक बने। और ये मुझे लगता है कि ये जो इंडिपेंडेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी आदमी के जीवन में है तो वो फ्रीडम है, वो आज़ादी है। और ये आज़ादी का मिलना इन छोटे छोटे देशों में, या सारे जितने भी अफ्रीका और एशिया की कॉलोनीज थी ब्रिटेन की और फ्रांस की, ये सबसे बड़ा और सबसे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर सेकंड का। ये आप मेंशन करना ना भूले कभी भी, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर पूछा जाता है तो भी डीकोलोनाइजेशन आपको मेंशन करना है, ओवरऑल इम्पैक्ट पूछा जाता है तो भी डीकोलोनाइजेशन आपको मेंशन करना है। इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो भी आप ये देखेंगे कि छोटी छोटी कंट्रीज जितनी भी हैं, जो कॉलोनीज थी, छोटी छोटी कॉलोनीज, उनमें भी एक इकोनॉमी भी एक स्ट्रीमलाइन हुई। पहले वो सिर्फ कॉलोनी की तरह काम कर रही थी, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी, मार्केट की तरह काम कर रही थी, लेकिन अब उनकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी भी वहां पर काम करना शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जो फ्रीडम मूवमेंट की जो लहर शुरू, ठीक है। पावर बैलेंस जो है वो शिफ्ट हुआ, आपको वही वाली बात है, राइज ऑफ सुपर पावर्स वाली बात, कि पहले पावर कहाँ कंसंट्रेटेड थी, यूरोप में, ठीक है, यूरोप में भी कहाँ, ब्रिटेन में और फ्रांस में, ठीक है। अब वो सुपर पावर यहां से हटके कहाँ आई, शिफ्ट हुई थोड़ी सी यूएस में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, और उसके बाद ये चीजें यहां से और यहां से निकल के यूएस और यूएसएसआर तक पहुंची, ठीक है। तो द वॉर शिफ्टेड पावर फ्रॉम यूरोप टू द यूएस एंड द यूएसएसआर, इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर डिकेड्स। सालों तक आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो पूरी तरीके से चेंज हो गए। ग्लोबल पावर जो है वो कहाँ पहुंची, जो वर्ल्ड पहले यूनिपोलर था वो अब बायपोलर हो गया, ठीक है। यूनिपोलर पहले कब था, प्री वर्ल्ड वॉर वन में आप देखें तो यूनिपोलर था, ब्रिटेन फ्रांस यूरोपियन एम्पायर जो थे वहां पे सारी पावर थी। उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन आप देखा जाए तो भी यूनिपोलर था, यूएस के पास सारी पावर थी। लेकिन अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड आप देखेंगे कि 1945 के बाद से वो जो पावर है, जो ग्लोबल पावर है, वो बायपोलर हो गई। पूरा वर्ल्ड जो है वो दो पोल्स में बट गया, एक पावर का पोल जो है वो यूएस के पास आया और दूसरा यूएसएसआर के पास। ये सारे जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताया, ये 5 मार्क या 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप उसमें सबसे पहले लिखेंगे कि वर्ल्ड मैप चेंज हुआ, कुछ देश थे जिनकी टेरिटरीज कम हुई, कुछ देश थे जिनकी टेरिटरीज बढ़ी। ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, जर्मनी जो है वो डिवाइड हुई ईस्टर्न वेस्टर्न जर्मनी में। इटली और जापान की टेरिटरीज जो है वो लूज हुई। सोवियत यूनियन जो है उसने गेन किया टेरिटरी फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। इसके अलावा सुपर पावर्स राइज हुए, यूएस और यूएसएसआर, उन्होंने पावर जो है वो छीन ली एक तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस के एम्पायर से, यूरोपियन एम्पायर से। उसके बाद दोनों ही देशों में, यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी, और ना सिर्फ बनी, वो अगले 50 साल तक चलती रही कोल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है 24 अक्टूबर 1945 को, ऑन द सेम लाइंस ऑन विच लीग ऑफ नेशंस वाज क्रिएटेड, विद द सेम ऑब्जेक्टिव। बट एग्जीक्यूशन इस बार बहुत अच्छा था। जो वर्किंग थी यूनाइटेड नेशंस की वो बहुत अच्छी थी, ताकि ये, अब आप देखेंगे कि अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं हुआ है और उससे ऐसी कंडीशंस भी नहीं बनी तो यूनाइटेड नेशंस इज बिग बिग सक्सेस। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ, जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर की, वो सारी डीकोलोनाइज होना शुरू हुई, उनमें फ्रीडम को मिलना शुरू हुआ। पावर बैलेंस जो है वो शिफ्ट हुआ, कहाँ से कहाँ तक, यूरोप से पावर अब कहाँ शिफ्ट होगी, यूएस एंड यूएसएसआर में। तो ये सारे इंपैक्ट जो थे ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के पॉलिटिकल इंपैक्ट थे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। आर्थिक दृष्टि से वर्ल्ड वॉर सेकंड की क्या आउटकम्स रहे वो हम देखेंगे। नेगेटिव आउटकम्स भी थे, पॉजिटिव आउटकम्स भी थे, वो सारी चीजें हम हॉलिस्टिक पर करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड में
के बाद 1945 के बाद किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो चेंज हुई। डन। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर होती है वो है डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड में। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो यूरोप में जो स्टेज था वर्ल्ड वॉर का, जहां पर ग्राउंड जीरो जिसे हम कह सकते हैं, जहां पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ी गई, वहां क्या हुआ, वाइड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, जान माल की हानि हुई, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो। पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड एशिया, इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स में क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। एक बहुत ही बड़ी वास्ट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड्स ब्रिजेस वगैरह वो सब डैमेज हुए। और इस तरह से जब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलपमेंट ये होते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, इकोनॉमी सब डैमेज होती है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखने को देखेंगे कि किस तरह से यूरोप और एशिया में इस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में, जीडीपी ग्रोथ वगैरह में, सारी चीज़ों में एक बैकलैश आया थोड़ा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक हार्डशिप। देखिए क्या हो रहा है कि जब भी कोई कंट्री वॉर में होती है, युद्धरत होती है, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहली चीज, वॉर एंड एनी मूवमेंट, कोई भी चीज है वो फाइनेंस के बिना, मनी के बिना, कैपिटल के बिना नहीं लड़ी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब जितने भी देश जो युद्धरत थे, उन सब को इकोनॉमिक हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उनको पैसों की जरूरत थी, उन्होंने लोन लिया। जब भी बाहर से लोन लिया जाएगा तो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आपने अगर 1 करोड़ का लोन लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा 1 करोड़ 5 लाख। पॉइंट। 1 करोड़ तो मैं बहुत छोटा आंकड़ा बोल रहा हूँ। जो वॉर होती है तब कैसे जीरोस जो है वो घूमते हैं आपको पता नहीं चलता। ठीक है, कैसे जीरो एड ऑन होने लग जाते हैं। क्या हो रहा है, बाहर से लोन लिया जा रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो राइज होगी, जो महंगाई दर है वो राइज होगी हर तमाम चीज़ों पे, चाहे वो पेट्रोल डीजल शुरू हो, और वो रोजमर्रा की जितने भी खाने पीने का सामान है उस तक में क्या जाएगी, इन्फ्लेशन जाएगी। उसके अलावा लोन्स वगैरह जो है बहुत तगड़े तरीके से राइज करेंगे, और उस लोन्स की जो रिटर्निंग रेट होगी, जो इंटरेस्ट रेट होगी, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट जो है वो आप देखेंगे कि होना शुरू हो जाएगा। आप एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे लेकिन आपको इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको खुद को जरूरत है और आपका खुद का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि वॉर में है देश, तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको जरूरत जो है वो, वॉर में है देश तो आपको जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो आपको बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। और रिसोर्सेज जो है उनका भी डिप्लेशन होना, चाहे वो पानी है, चाहे वो पेट्रोल डीजल वगैरह है, चाहे वो अम्यूनिशन वगैरह है, वो सारी चीजें का डिप्लेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट से होना शुरू होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो ना सिर्फ यूरोप के देशों में देखी गई, बल्कि तमाम आसपास के और देश जो हैं वो यहाँ पर इस तरह की चीजें सामने आई, जिसमें इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा डबल डिजिट्स में इन्फ्लेशन चलने लगी। और को काउंटर करने के लिए लोन्स वगैरह लिए गए, और वो लोन जो है वो दो ही कंट्री ने दिए, एक था यूएस और एक दूसरा था यूएसएसआर। यूएस ने जो लोन प्लान दिया वो था मार्शल प्लान, आगे हम डिस्कस करेंगे। और यूएसएसआर ने जो काउंटर करने के लिए, मार्शल प्लान को काउंटर करने के लिए लोन प्लान चला, वो था सोवियत प्लान। बेसिकली इन्होंने, यूएस ने वेस्टर्न यूरोप में ये मार्शल प्लान एक्टिवेट, और यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोप। बात तफसील से होगी अच्छे से, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, US implemented the Marshall Plan to aid European countries in their economic recovery, preventing the spread of communism। ठीक है, यूएस ने क्या किया, मार्शल प्लान इंप्लीमेंट किया। मार्शल प्लान क्या है, मार्शल प्लान है जॉर्ज मार्शल। ठीक है, मार्शल प्लान किसने दिया, जॉर्ज मार्शल ने। देन कब दिया गया ये मार्शल प्लान, 1948 से लेकर 1952 तक ये अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज को, अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें तो वो वेस्टर्न यूरोप को दिया गया मार्शल प्लान। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप को लोन दिया गया। और 1948 से लेकर 1952 तक अगर मोटा मोटे एक अमाउंट की बात करें तो 13 बिलियन, जी हाँ, 13 बिलियन डॉलर्स का लोन जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को दिया गया मार्शल प्लान के तहत। जिस मार्शल प्लान को का जो जनक जिसको हम कह सकते हैं वो जॉर्ज मार्शल था।
सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यूएस के, और इन्होंने ये चीज दी। ठीक है, ये यूरोप को रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के नाम से था कि जो भी प्रॉब्लम हो गई है यूरोप में, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया है, उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। ठीक है, तो ये ईआरपी इसको कह सकते हैं, यूरोप रीस्ट्रक्चर प्लान या प्रोजेक्ट। ठीक है, अ, आप ये आंकड़ा ध्यान रखिए, $13 बिलियन का लोन दिया गया, यूएस द्वारा दिया गया। जॉर्ज मार्शल ने मार्शल प्लान बनाया, और ये मार्शल प्लान जो है 1948 से लेकर, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड में 1948 से लेकर 1950 तक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को लोन दिया गया। अब इसको काउंटर करने के लिए, मार्शल प्लान को काउंटर करने के लिए, हालांकि यहाँ पर वो पॉइंट नहीं है, सोवियत प्लान जो है वो लेकर आए यूएसएसआर, और उसके तहत जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो बची, भाई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को तो किसने दे दिया लोन? यूएस ने। ठीक है, किसके तहत? मार्शल प्लान के तहत। और यहाँ पर सोवियत प्लान के तहत जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उनको लोन दिया गया, किसने? सोवियत ईस्टर्न यूरोप। इस तरह से ये दोनों प्रो यूएस हो गया ये वाला हिस्सा, और ये प्रो यूएसएसआर हो गया। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हुई, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ मैं ये नहीं कहूंगा कि डिक्लाइन हुई या इंक्रीज हुई। आप देखेंगे कि जो वॉर रिलेटेड गुड्स थे उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, और द वॉर स्पर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में वो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ी। ठीक है, क्यों बढ़ी? क्योंकि वॉर रिलेटेड गुड्स जितने भी थे उनकी डिमांड जो है वो ज्यादा हो गई, और उनकी डिमांड की वजह से इंडिया में भी ये सेंसी देखने को सामने आया 1944-45 वॉर रिलेटेड हो गई है, और वो हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक कारण बना। ठीक है, तो मार्शल प्लान को काउंटर किया सोवियत प्लान ने, क्या आप याद रखिए, 1948 से 1950 तक, और इकोनॉमिक हार्डशिप डिवास्टेटिंग रीजन। इसके अलावा जो है वो नए इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है वो निकलकर सामने आए। कैसे निकलकर सामने आए? कि एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, प्लान्ड इकोनॉमीज बनने लगी। प्लान्ड इकोनॉमीज कौन कौन सी थी? जैसे सोवियत यूनियन है वो प्लान्ड इकोनॉमी है, और उसके सैटेलाइट स्टेट्स थे, मतलब आसपास के जितने वो उसकी तरफ अलाइन है। ठीक है, तो इस तरह से नए इकोनॉमिक सिस्टम्स, जैसे फ्री इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इस तरह के सिस्टम्स जो है वो सामने आने लगे, और सब ने अपने अपने सिनेरियो में बेस्ट काम करने की कोशिश की। ये भी एक पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड का एक पॉइंट था कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो थी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी जो सोवियत यूनियन में, आपको देखना प्लान्ड इकोनॉमी किस तरह से हो रही है, एलाइजिस फेयर वगैरह वगैरह जो एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहे हैं, ये सब कुछ पोस्ट वर्ल्ड वॉर। देन तो इस तरह से हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा। सबसे पहली इकोनॉमिक इम्पैक्ट था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका नुकसान हुआ, होम्स, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, लैंड, यूरोप और एशिया में बेसिकली डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्शन हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट में वो था इकोनॉमिक हार्डशिप्स। इन्फ्लेशन रेट जो है वो डबल डिजिट में चल रही थी, लोन्स वगैरह जो है वो कंट्रीज बहुत ज्यादा ले रही थी, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा होता, एक्सपोर्ट जो है वो कम था, लेकिन इंपोर्ट वॉर रत जो कंट्रीज थी, युद्ध रत जो कंट्रीज थी, उसमें इंपोर्ट ज्यादा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? ट्रेड डेफिसिट हो रहा था, और रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा था। देन आगे हम चलते हैं तो मार्शल प्लान। मार्शल प्लान जब भी आपके दिमाग में आएगा तो वो यूएस द्वारा स्टार्ट किया गया था, जॉर्ज मार्शल की तरफ से, और 1948 1950 मार्शल प्लान में यूरोप को रिस्ट्रक्चर करने के लिए $13 बिलियन का एक एड दी गई थी, एक लोन दिया गया था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ मैंने आपको समझाया, और न्यू इकोनॉमिक सिस्टम बारे में बात। देन इस तरह से हमने अभी तक क्या पढ़ा? पॉलिटिकल इंपैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का, और इकोनॉमिक इंपैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का। अब हम बात करेंगे सोशल इंपैक्ट। ठीक है, अब हमने सिर्फ दो इंपैक्ट बचे हैं, दो डायमेंशन। एक तो सोशल इंपैक्ट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मास कैजुअलिटीज, हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड, अवेयरनेस, सोशल चेंज, रिफ्यूजी, ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात होगी, वो सारी चीजें। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट भी हम देखेंगे, जिसमें डिफेंस में कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, डिफेंस सेक्टर में न्यूक्लियर वेपन, साइंटिफिक एडवांसमेंट, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह हुई। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग रीजन्स में क्या स्पेसिफिक इंपैक्ट रहा। ये भी तो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अलग अलग रीजन्स में क्या इंपैक्ट हुआ, उसको बताओ। यूरोप में क्या हुआ, एशिया में क्या हुआ, इंडिया में क्या चेंज हुए, चाइना, अफ्रीका, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर का क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। व्हाट इज द सोशल इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड ऑन द वर्ल्ड? ठीक है, तो सोशल इंपैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, सोशल इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। जैसा कि वर्ल्ड वॉर वन में हुआ था, मास कैजुअलिटीज यहाँ भी हुई, 40-50 मिलियन वहां डेथ हुई थी यहाँ। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद
60 से 80 मिलियन लोगों की कैजुअलिटी हुई। और ये जो कैजुअलिटी थी, ये जो डेथ थी, ये मिलिट्री और सिविलियन दोनों फैटिलिटीज। ठीक है, तो सोशल इम्पैक्ट में सबसे बड़ी चीज, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है मास कैजुअलिटी। एक चीज जो बिल्कुल ही डिफरेंट हुई, सोशल इम्पैक्ट बहुत ही डिफरेंट सोशल इम्पैक्ट आया, वो जेनोसाइड और हॉलोकास्ट का जो पॉइंट है वो बहुत ही एक अजीब सी चीज सामने निकल कर आई कि नाजी जर्मनी ने, जर्मनी में जो नाजी थे, उन्होंने 6 मिलियन यूज का मर्डर किया होलोकॉस्ट में। गैस चैम्बर्स वगैरह वो सारी चीजें आपको ध्यान होगा, आपने कहीं ना कहीं वो सुनी होगी। और लास्टिंग इम्पैक्ट था ये ग्लोबल कॉन्शियसनेस पर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है होलोकास्ट का इम्पैक्ट जो है। जीनोसाइड जो था, कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, वो सारी चीजें निकल के सामने आती पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द होलोकास्ट, द सिस्टमैटिक परसेक्शन and murder of 6 million Jews by Nazi Germany had a profound and lasting impact on global consciousness. Yeah, ये ना सिर्फ जर्मनी के ऊपर कलंक था, बल्कि वर्ल्ड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। ह्यूमन राइट्स का जो बात है वो यहाँ पर शुरू हुई। यहाँ से आप देखेंगे कि आगे हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, किस तरह यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स पे भी काम किया उसके बाद। और जो डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो बातें की थी, वो धीरे धीरे उस पर भी एक बातें होना शुरू हुई, उसके भी आउटकम्स निकलने शुरू हुए। तो सबसे पहला पॉइंट जो सोशल इम्पैक्ट का आया कि 60 टू 80 मिलियन डेथ वहां पर हुई, चाहे वो मिलिट्री कैजुअलिटीज हो, चाहे वो सिविलियन फैटिलिटीज हो, पर होने लगी। नाजी जर्मनी जो 6 मिलियन ज्यूज का जो हॉलोकास्ट किया, जो मर्डर किया, सिस्टमेटिक मर्डर जिसको कह सकते हैं, कि गैस चैम्बर्स में डाल दिया गया उनको, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट शूज वगैरह उतार लिए जाते थे बाहर, और फिर गैस चैम्बर्स में डाल दिया था। तो हॉलोकास्ट था वो एक बहुत ही बड़ा सोशल इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड के ऊपर छोड़ गया। इसके बाद जीनोसाइड अवेयरनेस क्या होता है, कि ह्यूमन राइट्स की बात वहां पर आप देखेंगे कि चाइना में भी बहुत ज्यादा जीनोसाइड वगैरह हुआ। होलोकास्ट एंड अदर जीनोसाइड ड्यूरिंग द वॉर लेड टू इंक्रीज्ड ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था अभी। यहाँ पर जो होलोकास्ट वगैरह हुआ, ज्यूज के अगेंस्ट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए, और वर्ल्ड के अलग अलग, ना सिर्फ जर्मनी में हुआ, चाइना में भी ये हुआ था। ठीक है, चाइना में जो चीजें हुई, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसके लिए क्या बना गया, जो जेनोसाइड हुए, कि जेनोसाइड का मतलब कि एक पर्टिकुलर जाति विशेष या धर्म विशेष के बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। ठीक है, वो जेनोसाइड कहलाता है। और ऐसा चाइना में नजर आया, जर्मनी में नजर आया, और यूरोप के अलग अलग जगहों पर बाद में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सामने आए। क्योंकि मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट में भी बताया था कि नेशनलिस्ट भावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और दूसरे देश और दूसरे धर्मों के लिए भी एक जो इनइक्वलिटी की भावनाएं थी, डिस्क्रिमिनेटरी भावनाएं थी, फीलिंग्स जो थी, वो सामने आने लगी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और वो चीजें इंक्रीज होते होते वर्ल्ड वॉर 2 में रेट की। और इसका आउटकम ये निकला, सोशल इम्पैक्ट ये हुआ कि इंक्रीज्ड ग्लोबल अवेयरनेस हुई मानव अधिकारों के लिए, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस बने अगेंस्ट जीनोसाइड। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये चीजें धीरे 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 बहुत कम हुई, अभी आज हाल फिलहाल ना के बराबर ये चीजें। ठीक है, सोशल चेंज की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में जिस तरह का सोशल चेंज आया था, वही उस तरह की एक लहर जो है वो देखने को मिली कहाँ पर, वही देखने को मिली कहाँ पर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, the war led to significant social changes including female participation in the workforce। जिस तरह से यहाँ पर मास कैजुअलिटीज हुई थी, मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई, तो बेसिकली ये अंडरस्टूड बात है कि मिलिट्री कैजुअलिटीज मैन जो है वो बहुत ज्यादा, उस टाइम मैन बहुत ज्यादा उनकी डेथ हुई। और उसकी वजह से क्या हुआ, घर चलाने के लिए फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो वर्कफोर्स में होने लगा। जिस वजह से बहुत सारे न्यू सोशल मूवमेंट जो है वो सामने आए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो सामने आई, और न्यू मूवमेंट्स मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट बेसिकली। ठीक है, विमेन राइट्स की बात होने लगी, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वगैरह होने लगे। यहाँ जेनोसाइड अवेयरनेस की मैं बात करूँ, तो जो जो मैं चाइना का जो बता रहा हूँ, वो नानजिंग मास्केयर, नानजिंग मास्केयर जो था वो इम्पोर्टेंट था। वो एक जेनोसाइड, रेप ऑफ नानजिंग, रेप ऑफ नानजिंग। रेप ऑफ नानजिंग क्या है, नानजिंग एक जगह है जहां पर मास मर्डर जो है वो किया गया, जीनोसाइड हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। तो चाइना में ये इंसिडेंट होता है, और जर्मनी में जो होलोकास्ट होता है ज्यूस का, नाजी जर्मनी के अलावा। सोशल चेंज जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा मास कैजुअलिटी
के चक्कर में फीमेल्स को आगे आना पड़ा, वर्कफोर्स का हिस्सा बनना पड़ा। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चले वहाँ पर, और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ साथ विमेन राइट्स की बात भी वहाँ पर की गई। तो इस तरह से सोशल चेंज जो है वो सामने आता है। इसके अलावा रिफ्यूजी क्राइसिस जो है वो सामने आई कि एक देश से दूसरे देश तक बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट, एक्सोडस वगैरह हुआ, मास मूवमेंट हुआ, मास डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो पॉपुलेशन है वो अपना देश छोड़कर, जैसे यूरोप की कंट्रीज में जो वॉर प्रोन एरियाज थे, जहाँ पर वॉर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन था, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस जहाँ पर हुआ, वहाँ से लोग निकल निकल कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने लगे, और इसकी वजह से दूसरे देशों ने उन लोगों को लेने से मना किया, उनको सिटीजनशिप देने से मना किया, और इस तरह से एक ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस जो है वो पैदा हुई। This war resulted in a massive displacement of populations, creating a global refugee crisis. तो इस तरह से हमने क्या किया, सोशल इम्पैक्ट को पूरा अच्छे से समझने की कोशिश की। सोशल इम्पैक्ट में सबसे पहले क्या आएगा, जो वर्ल्ड वॉर वन में मैंने आपको समझाया वही वर्ल्ड वॉर टू में है। बस वर्ल्ड वॉर वन में थोड़ी कैजुअलिटीज की संख्या कम थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में कैजुअलिटीज की संख्या ज़्यादा हुई, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर अटैक ऑफ यूएस बाय जापान, ऑफ जापान बाय यूएस, ठीक है, जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, और जापान ने जो पर्ल हार्बर पे डैमेज किया यूएस में, ठीक है। इसके अलावा पोलैंड, जर्मनी, जूस का हॉलोकास्ट, जेनोसाइड वगैरह, उन सारी चीज़ों की वजह से ये जो मौत का जो आंकड़ा है वर्ल्ड वॉर सेकंड में, वो 60-80 मिलियन क्रॉस कर गया। अनुमान है इससे भी ज़्यादा मौतें हो। उसके बाद सेकंड जो सोशल इम्पैक्ट हुआ वो हॉलोकास्ट हुआ। नाजी जर्मनी ने जूस को, 6 मिलियन जूस को जो है वो प्लान्ड मर्डर की तरह सिस्टमैटिक मर्डर किया गया, जिसकी वजह से पूरा ह्यूमन राइट्स वगैरह उन सब पे बात हुई, जेनोसाइड अवेयरनेस फैलाई गई, रेप ऑफ नैनजिंग जो हुआ चाइना में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बने अगेंस्ट जेनोसाइड और ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल चेंज की। तो सोशल चेंज जो है वो देखने को मिला उसी तरीके से जिस तरह से वर्ल्ड वॉर वन में हमें देखने को मिला था। वर्ल्ड वॉर वन में भी मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई थी, मेल जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई थी। मेल पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स बढ़ा, और ह्यूमन राइट्स, फीमेल राइट्स, विमेन राइट्स और फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा राइज पे आए। इसके अलावा रिफ्यूजी क्राइसिस, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मास डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री, इसकी वजह से ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस यहाँ पर हो गई। तो ये मैंने आपको समझाया अच्छे से सोशल इम्पैक्ट क्या था वर्ल्ड वॉर सेकंड का। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक पॉलिटिकल इम्पैक्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है। सेकंड फिर हमने बात की इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता है। फिर सोशल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड हमने बात की, और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट की हम बात करेंगे कि किस तरह वर्ल्ड वॉर टू के बाद टेक्नोलॉजी में एक अलग सा शिफ्ट देखने को मिला हर डायमेंशन में, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, या जनरल इंडस्ट्रीज काम कर रही हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट में हुई वो हुई न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल किया गया, और न्यूक्लियर वेपन्स जिस तरह से यूज हुए, और एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला न्यूक्लियर वेपन यूज करने के बाद। वर्ल्ड वॉर सेकंड की दशा और दिशा दोनों ही चेंज हो गई, जैसे ही यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त 6 और 9 अगस्त को जब बॉम्ब ब्लास्ट किया, तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद से एक न्यूक्लियर एज शुरू हो गई। पूरे वर्ल्ड ने ये देखा कि किस तरह का वास्ट डेवास्टेशन जो है वो जापान में देखने को मिला, और यूएस की जो है वो सुप्रीमेसी वहां पर सिद्ध हो गई, और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आगे चल के यूएस से पंगा लेने का। और एक साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है उसमें वो यूएस जो है वो नंबर वन सिद्ध हुआ, ठीक है। तो सभी सभी कंट्रीज को ग्लोबल आर्म्स रेस जो है वो एक बिगिन हुई, ठीक है। लोगों को पता चला, देशों को पता चला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देश की डिफेंस के लिए है तो वो है न्यूक्लियर वेपन्स, और ये सबसे पहले यूज की गई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड में। उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, सभी एक न्यूक्लियर रेस में शामिल हो। इंपॉर्टेंस पता चली डिफेंस सेक्टर में, आप कितने ही वॉरशिप्स वगैरह यूज हो जाएं, कितने भी नेवल शिप्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह यूज हो जाएं, आपके पास कितनी ही बड़ी आर्मी हो, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हमेशा सुप्रीम वेपन की तरह काम में आएंगे। और इस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स की न्यूक्लियर एज जो है वो स्टार्ट होती है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है।
सेकंड पॉइंट जो आता है टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट का, वो आता है साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। जिस तरह से रडार के यूज किया गया, ठीक है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स को। फिर उसके बाद रडार के अलावा जेट इंजन्स का यूज किया गया। भाई एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें जेट इंजन्स पे काम कर रही है, तो जेट इंजन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा प्रचार प्रसार वहां पर मिला। एक जो मेन पॉइंट यहाँ पर सामने आया निकल के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो ये आया कि एयरफोर्स, तीनों सेनाओं में एयरफोर्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और उसकी वजह से एयरफोर्स पे पूरे वर्ल्ड में ही जो उनका आर्मी बजट, जो डिफेंस बजट जाता है, उसमें भी एयर बजट को ज्यादा तवज्जो दी गई। और जो भी टेक्नोलॉजी एयरफोर्स से रिलेटेड है, चाहे वो जेट इंजन हो, चाहे वो रडार हो, चाहे वो ट्रैकिंग सिस्टम्स हो, उन सारी चीज़ों पर एक ज़्यादा जो है वो प्रेशर दिया गया, ज़्यादा उन पे जोर दिया गया कि भाई इन चीज़ों को अब अडेप्ट करना है। साइंटिफिक एडवांसमेंट में अ, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हुई, कि जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा वास्ट स्तर पर बनी, कि जो चीज़ बहुत लो स्केल पे काम करती थी, वो एकदम से इंडस्ट्रीज वगैरह जो है ऐसी मशीन्स बनने लगी कि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हो सके। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो पेनिसिलिन, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक फ्लू जो है, स्पेनिश फ्लू जो है वो फैला था, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल फील्ड, मेडिकल टेक्नोलॉजी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, और पेनिसिलिन जो है उसका इन्वेंशन यहाँ पर हुआ। इसके अलावा मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टैंक्स की भूमिका सामने आई, ठीक है। जहाँ वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो वन ऑन वन वॉर था, आर्मी आर्मी सामने थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पता चला कि पैसिव वॉर भी जो है, वो डायरेक्ट वॉर ना करके, एक्टिव वॉर ना करके, आर्मी टू आर्मी सामने ना होते हुए भी वॉर हो सकती है। चाहे वो ऊपर से बॉम्बिंग की जाए थ्रू एयरक्राफ्ट, या फिर सबमरीन के थ्रू अटैक किया जाए नेवल पोर्ट्स पे, या फिर टैंक के थ्रू जो है वो आर्मी को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है। तो आर्मर्ड रेजिमेंट जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल सामने आया, एयरफोर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल सामने आया, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री नाम की एक चीज जो है सामने आई। पहले सिर्फ इन्फेंट्री होती थी, लेकिन अब मैक इन्फ जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही अस्तित्व में आई। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी थी, ये वॉर का ही एक आउटकम था। द वॉर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। ये चीजें थी पहले भी, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ये चीजें नहीं थी, एयरक्राफ्ट नहीं थी, टैंक नहीं थे, सबमरीन्स नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में इन सारी चीजों की सुप्रीमेसी जो है वो सामने आई, कि बाकी सारी चीज एक तरफ, एक बड़ी रेजिमेंट एक तरफ, एक बड़ी बटालियन एक तरफ, और एक अकेला एयरक्राफ्ट अगर बॉम्बिंग कर रहा है दुश्मन की इंपॉर्टेंट साइट्स पर, तो वो पूरी चीज एक तरफ, और वो आपको एक बहुत ही शानदार एज देती है। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि जो एडवांस टेक था, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो, आर्मर्ड रेजिमेंट हो, टैंक्स वाली, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, सबमरीन्स हो, उन पे ज़्यादा दो जोर दिया गया, और उनको ज़्यादा अडेप्ट किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड मिलिट्री में। इसके अलावा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो थी, उनका भी एडवांसमेंट हमें देखने को मिला, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो। आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम कर ही रही है। इंडिया में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, तब भी रेडियो की भूमिका, वो सेम टाइम स्केल पे चल रहा है चीज़ें, ठीक है, कि इधर वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, और इधर क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है इंडिया में। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर भी उषा मेहता ने रेडियो चैनल के थ्रू जो है वो अवेयरनेस फैलाई थी इंडिया में। तो रेडियो और टेलीविजन जो है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये बताया कि कहाँ पर अटैक होने वाला है, कहाँ अटैक करना है, किस इंटेंसिटी में अटैक होना है, और वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत पहले पहुंच पहुंच गई, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसा नहीं हुआ था। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस सामने आई, और जिस चीज की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वॉर 2 में सामने आई, उस उन चीजों को धीरे 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 एडवांस किया गया। और यही एक कारण था कि रेडियो टेक्नोलॉजी हो, चाहे टेलीविजन हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जितनी भी थी, उन पर ज्यादा फोकस किया गया पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट में सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियर एज स्टार्ट हुई पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। सेकंड जो है पेनिसिलिन, रडार, जेट इंजन की साइंटिफिक एडवांसमेंट सामने आई। इसके अलावा मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में देखा जाए तो आर्मर्ड रेजिमेंट जो टैंक पे काम करती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो इन्फेंट्री का एक टेक्निकल अपग्रेडेड वर्जन है, इनमें मैकेनाइज्ड होती है इन्फेंट्री, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स के यूजेस और सबमरीन्स के यूजेस सामने आए। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर 2 में। अब बात करते हैं अलग अलग रीजन्स में क्या स्पेसिफिक इम्पैक्ट थे वर्ल्ड वॉर 2 के। तो यूरोप का नाम आते ही, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 में आए, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 में आए, सीधा सीधा पॉइंट आएगा, डिवास्टेशन बाय द वॉर, सफरिंग इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। सबसे ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ।
सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। सबसे ज्यादा लोन की आवश्यकता किसे पड़ी? यूरोप को पड़ी। ठीक है, तो यूरोप के कंटेक्स्ट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डिवास्टेशन। एशिया की बात की जाए अगर, तो एशिया में डिवास्टेशन होता है, जेनोसाइड होता है चाइना में, ठीक है, द रेप ऑफ नैनजिंग। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज थी जिनको ऑक्यूपेशन वगैरह एक्सपीरियंस करना पड़ा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह एक्सपीरियंस करना पड़ा, लॉस ऑफ लाइफ हुई, फेमाइन जो है, अकाल जो है वो बहुत ज़्यादा पड़े वहाँ पे, भुखमरी की सिचुएशन वहाँ पर बनने लगी एशिया में। क्यों? क्योंकि सारा एशिया कॉलोनीज थी और सारा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था वो सारा कहाँ जा रहा था? यूरोप में, क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा थी। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ? यहाँ पर भुखमरी की सिचुएशन। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई वॉर से। पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही हम इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़े, हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की तरफ आगे बढ़े। के अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हुआ क्योंकि यूरोप में डिमांड बढ़ी। देन यूरोप में जैसे ही डिमांड बढ़ी तो इंडिया में प्रोडक्शन जो है वो सारी चीज़ें ज़्यादा हुई। तो आप ये देखेंगे कि इकोनॉमी भी थोड़ी सी बूस्टअप हुई, पॉलिटिकल लैंडस्केप भी इंडिपेंडेंस की तरफ हम बढ़ने लगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ क्योंकि यूरोप जो है वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बंगाल फेमाइन, बंगाल में अकाल की सिचुएशन बनी और इसके अलावा इवेंचुअल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी शुरू हुआ इंडिया में। ठीक है, तो यूरोप जब भी आपके सामने आएगा इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए, तो यूरोप के सामने आप हमेशा डिवास्टेशन लिखोगे, इमेंस लॉस ऑफ लाइफ लिखोगे, इमेंस डिस्ट्रक्शन लिखोगे। जब भी एशिया की बात होगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले रेप ऑफ नेंजिंग आएगा जहां पर जीनोसाइड हुआ था। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, फेमाइन और लॉस ऑफ लाइफ जो है वो एशिया में हुआ। इंडिया की बात की जाएगी तो इंडिया में इकोनॉमी बूस्ट हुई, पॉलिटिकल लैंडस्केप बूस्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट हुआ। बंगाल फेमाइन जो है वो एक बैकलॉग सामने आया, एक नेगेटिव पॉइंट सामने आया। इसके अलावा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें इम्पैक्ट कहाँ कहाँ कौन कौन से समझा रहा हूँ। चाइना की बात की जाए, वो एशिया चाइना, तो ये देखिए एशिया सफर्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा हुए वॉर के टाइम पर। ठीक है, इंक्लूडिंग द रेप ऑफ नैनजिंग, ये वही चीज आ गई जो जो जीनोसाइड हुआ। वो उस जीनोसाइड को, जो नैनजिंग मैसेकर हुआ जहां पर बहुत सारे मास मर्डर्स किए गए, उसको रेप ऑफ नैनजिंग के नाम से जाना जाता है। और ये चीज जो हुई थी ये साइनो जापान वॉर के बीच में हुई थी। जब चाइना और जापान के बीच में वॉर हो रहा था, चाइना सॉरी जापानीज लोगों ने चाइनीज लोगों को मारा था, क्रूअल। ये एक जेनोसाइड की घटना कहाँ हुई? चाइना में। इसके अलावा अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका जो है वो डायरेक्ट फाइटिंग से बिल्कुल पूरी तरीके से हटा हुआ था, पूरी तरह गाइडलाइंस था, लेकिन फिर भी वहां पर इनडायरेक्ट तरीके से जब पता चला कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन जो है वो बहुत बुरी तरह हार रहा है और की हार हो रही है, फ्रेंच एम्पायर की, ब्रिटिश एम्पायर की हार हो रही है, तो उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो वहां पर शुरू हुए। और इवेंचुअली क्या हुआ? वहां पर डीकोलोनाइजेशन हुआ बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज का, जो पहले कॉलोनीज थी ब्रिटिश एम्पायर की और फ्रेंच एम्पायर। तो इस तरह से हमने अलग अलग रीजन्स के बारे में, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आरपीएससी, अलग अलग रीजन्स पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का इफेक्ट था। तो सबसे पहला रीजन तो आप यूरोप लिखोगे। ठीक है, यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में डिवास्टेशन, लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, लॉस ऑफ लाइफ, वो सारी चीजें। ठीक है, जापान में आप न्यूक्लियर इफेक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई तो उसके उससे क्या लॉस ऑफ लाइफ हुआ और बाद में और क्या चीज़ें बिगड़ी, वो चीज़ें आप लिख सकते हो। इसके अलावा यूएसए का आप देख सकते हो कि यूएसए की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई, यूएसए का जो वेपन एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, यूएसए का मार्शल प्लान जो है वो बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ। इंडिया और अफ्रीका और एशिया की कॉलोनीज जो है वो डिकॉलोनाइज हुई, वो इंडिपेंडेंस उनको मिला। तो सारी चीज़ें जो हैं जो मिलकर एक अच्छा आंसर बनाती है। तभी आप एक अच्छा आंसर लिखोगे जब आप उस आंसर को मल्टीपल डायमेंशंस में ले जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑफ रीजन्स की बात की जाए तो आपको अलग अलग इम्पैक्ट तो लिखने ही है, अलग अलग रीजन्स में होने वाले अलग अलग इम्पैक्ट। जैसे एक पॉइंट में आप जापान लिख रहे हो और इम्पैक्ट लिख रहे हो न्यूक्लियर इम्पैक्ट। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप यूएसए लिख रहे हो और इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिख रहे हो बाय मार्शल प्लान। तीसरे पॉइंट में आप इंडिया पे इम्पैक्ट लिख रहे हो और इंडिया के इम्पैक्ट में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट बता रहे हो, इकोनॉमी बूस्ट बता रहे हो, बंगाल फेमाइन बता रहे हो, साथ में स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी लिख रहे हो।
ठीक है। अफ्रीका की बात कर रहे हो तो अफ्रीका में आप सीधे से लिख रहे हो कि लड़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी डीकोलोनाइज ये हुआ और नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ पर हुए। ठीक है। तो इस तरह से आज मैंने आपको हर एक डायमेंशन जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के इम्पैक्ट की समझाने की कोशिश की। इस लेक्चर के अलावा अगर आप कुछ भी पढ़ते हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। मैंने आपको हर डायमेंशन इम्पैक्ट की समझाई कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ, सोशल इम्पैक्ट हुआ, पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ, मिलिट्री इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई। इसके अलावा अलग अलग रीजन पे क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी मैंने आपको क्लियरली समझा चुका। ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि आप इसी लेक्चर का मल्टीपल रिवीजन कर लो। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हो वर्ल्ड वॉर सेकंड से रिलेटेड तो डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। ठीक है। वो अपने सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जो है वो पढ़ लिया। और बेस्ट अप्रोच, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन एग्जाम निकालने की ये होती है कि यू हैव टू स्ट्रिक्टली अटैच टू योर सिलेबस। सिलेबस के बाहर आप पढ़ रहे हो तो इवेंचुअली वो आप बेवजह पढ़ रहे हो, वो एग्जाम में नहीं। आप जो एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड, वो इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ही, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ही देखो। इसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। मेहनत करते रहिए। मैं आपको हर बार हर लेक्चर के एंड में एक ही कीवर्ड है अपना, मेहनत ही भगवान है। ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप भगवान के पास हैं। हाँ, वही सक्सेस दिलाएगा आपको हर फील्ड में, कोई भी फील्ड। ठीक है। मेहनत करते रहिए, सफलता कदम चूमेगी आपकी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। पॉजिटिव रहिए के चलिए कि आपका नहीं होगा, किसका होगा? आप ही तो हो जो एसडीएम बनोगे, जो रैंक फर्स्ट आएगा। ठीक है। और उसके लिए आपको रास्ता क्या है? मेहनत। पॉजिटिव रहो और मेहनत करो। ऑल द बेस्ट।